नमस्कार। एक छोटा सा रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो या एक बहुत बड़ा सा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एक बहुत हाई फाई कोठी हो या कोई हाई राइज टावर, सभी में ही रेगुलरली प्लास्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहते हैं और हम सभी ने नोटिस किया है कि उसकी रिपेयरिंग कंटिन्यूअस चलती रहती है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चर और ब्रिक वर्क के बाद प्लास्टर की बारी आती है। प्लास्टर किसी भी बिल्डिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये बिल्डिंग में एस्थेटिकल और फंक्शनल दोनों पर्पसेस को मीट करता है। प्लास्टर बिल्डिंग के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सरफेसेस पे एक ड्यूरेबल और स्मूथ फिनिश देता है, जिस पे हम बाद में पेंट, टाइलिंग या और भी अन्य तरह के फिनिशेस कराते हैं। प्लास्टर से बिल्डिंग की साउंड और थर्मल इंसुलेशन की प्रॉपर्टी इम्प्रूव होती है, यानी कि बाहर से बिल्डिंग के अंदर जो साउंड और गर्मी आती है उसको ये रिड्यूस करता है। ये वेदर से आपकी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ ये बिल्डिंग के फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को भी इन्हेंस करता है। अगर प्लास्टर को ब्रॉडली देखें तो ये 3 तरह का होता है। पहला जो टाइप होता है उसे लाइम प्लास्टर कहते हैं। इसमें सीमेंट के जगह पे चूने का इस्तेमाल किया जाता है। पहले के समय में लाइम प्लास्टर बहुत ही यूज किया जाता था। इसमें चूने की मदद से दीवारों पे एक फ्लेक्सिबल और स्मूथ फिनिश तैयार किया जाता था। आज भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग रिनोवेशन के प्रोजेक्ट में लाइम प्लास्टर का इस्तेमाल कई बार किया जाता है। प्लास्टर का जो दूसरा टाइप होता है उसे हम जिप्सम प्लास्टर कहते हैं। जिप्सम प्लास्टर में सीमेंट के जगह पे जिप्सम पाउडर से तैयार किया हुआ एक मिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जिप्सम प्लास्टर का सेटिंग टाइम काफ़ी कम होता है, इसीलिए जहां प्रोजेक्ट को कम टाइम में कंप्लीट करना होता है वहां जिप्सम प्लास्टर को इस्तेमाल किया जाता है। जिप्सम प्लास्टर वॉल्स पे बहुत ही अच्छी स्मूथ फिनिश देता है। इसकी फिनिशिंग इतनी स्मूथ होती है कि प्लास्टर के ऊपर जो नॉर्मली हम वॉल पुट्टी या पीओपी कराते हैं उनकी ज़रूरत भी इस पे नहीं पड़ती है। यानी कि इस प्लास्टर सरफेस पे आप डायरेक्ट प्राइमर करके पेंटिंग वगैरह करा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब जिप्सम प्लास्टर इतना फ़ायदेमंद है तो इसको बहुत ही ज़्यादा हम हर जगह क्यों नहीं देखते हैं। तो उसका कारण ये है कि जिप्सम प्लास्टर पहली बात तो काफ़ी कॉस्टली होता है। दूसरा रीज़न ये है कि ये डैम्प एरियाज़ के लिए, यानी कि उन सारे एरियाज़ में जहाँ पानी डायरेक्ट आता हो वहाँ के लिए सूटेबल नहीं है। इसीलिए इसको नॉन वेट एरियाज और इंटीरियर स्पेसेज के वॉल्स पे ही ज़्यादातर यूज किया जाता है। अब जो तीसरा टाइप है सीमेंट प्लास्टर का वो है कन्वेंशनल सीमेंट प्लास्टर, जिसमें सीमेंट, सैंड और वाटर का एक पेस्ट तैयार किया जाता है और उसे ट्रॉवल की मदद से दीवारों पे या सीलिंग में प्लास्टर किया जाता है। कई बार इस सीमेंट प्लास्टर में कुछ एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जिससे कि इसका स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी और वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी को इन्हांस किया जा सके। इस कन्वेंशनल सीमेंट प्लास्टर को हम स्टको के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीमेंट प्लास्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लास्टर करने के दौरान किन किन बातों पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि प्लास्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम बिल्डिंग में बार बार आती ना रहे। तो दोस्तों, मैं हूं आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर रुपेश सोनी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल 20 स्क्वायर डिजाइन स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले सीमेंट प्लास्टर में यूज होने वाले मटेरियल्स को देखते हैं। सीमेंट प्लास्टर में यूज होने वाले मटेरियल में पहला तो सीमेंट ही है और प्लास्टर के लिए हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के 43 ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट खरीदते समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग या पैकिंग का जो डेट है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सीमेंट के बैग में मैन्युफैक्चरिंग डेट या पैकिंग डेट उसके साइड में लिखा हुआ होता है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। आपको हमेशा ही फ्रेश पैक्ड सीमेंट ही यूज करना है। सीमेंट के बाद प्लास्टर में यूज होने वाला जो दूसरा मटेरियल है वो सैंड होता है। सैंड की क्वालिटी आपके प्लास्टर की क्वालिटी को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, तो सैंड के सिलेक्शन में हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पे प्लास्टर के लिए रिवर सैंड को प्रेफर किया जाता है।
कई बारी रिवर सैंड के अभाव के कारण हम एंगुलर मैन्युफैक्चर्ड सैंड का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे एम सैंड के नाम से भी जाना जाता है। एम सैंड क्या होता है, इसके बारे में आप अलग से स्टडी भी कर सकते हैं। प्लास्टर में यूज होने वाला सैंड वेल ग्रेडेड होना चाहिए, यानी कि इसमें फाइन, मीडियम और कोर्स सैंड बिल्कुल बैलेंस अमाउंट में मिक्स होने चाहिए। इसके मिक्सचर में सैंड के ग्रेन का साइज 2.2 से 3 mm के बीच होना चाहिए। सैंड लेते समय आपको ध्यान रखना है कि सैंड पूरी तरह क्लीन और वॉश्ड हो। इसमें किसी प्रकार की इम्प्यूरिटी और कॉन्टामिनेशन ना हो, क्योंकि सैंड में प्रेजेंट क्ले और सिल्ट आपके प्लास्टर के स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देते हैं और जो बाद में क्रैक डेवलपमेंट का कारण बनता है। सैंड में अलाउेबल क्ले का अमाउंट 3 से 5% तक हो सकता है। प्लास्टर से पहले हमें श्योर कर लेना चाहिए कि सैंड के ग्रेन के साइज बिल्कुल प्रॉपर हैं और उसमें किसी भी प्रकार की इम्प्यूरिटी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो प्लास्टर में यूज होने से पहले आप सैंड को प्रॉपरली छन्नी की मदद से छनवा भी सकते हैं और उसके बाद प्लास्टर के लिए यूज करें। दिल्ली एनसीआर के आसपास अगर आपका काम चल रहा है तो यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ रेत या जमुना रेत के नाम से डस्ट की तरह दिखने वाला सैंड का भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि प्लास्टर में एक प्रॉपर स्मूथनेस अचीव किया जा सके। ये कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही प्रेफर करते हैं क्योंकि इससे इनका काफ़ी मेहनत बच जाता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको प्लास्टर में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सैंड की जगह पे सिर्फ रिवर सैंड या एम सैंड का इस्तेमाल कराते हैं तो आपको प्लास्टर का पूरा स्ट्रेंथ मिलेगा और प्लास्टर से रिलेटेड ये सारे प्रॉब्लम आपकी बिल्डिंग में कभी भी नहीं आएंगे। प्लास्टर में सीमेंट और सैंड के बाद जो थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल है वो है वाटर। प्लास्टर के लिए हम हमेशा पोर्टेबल वाटर यानी कि ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल करते हैं। हार्ड या सॉल्टी वाटर आपके प्लास्टर के स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है, साथ ही साथ इसके सेटिंग टाइम को भी बढ़ा देता है। इस तरह के हार्ड या खारे पानी को यूज करने से बाद में आप प्लास्टर के सरफेस पे सोरा या ई फ्लोरेसेंस का भी प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम प्लास्टर के पूरे प्रोसेस को पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला, प्लास्टर करने से पहले प्लास्टर होने वाली वॉल की बहुत अच्छी से तराई कर लेनी चाहिए, ताकि प्लास्टर मोर्टार का मॉइस्चर बना रहे और वॉल उसके मॉइस्चर को सोख न ले। दूसरा, कॉलम, बीम और लेंटर के स्मूथ सरफेस पे प्लास्टर की पकड़ अच्छी तरह बन सके, इसलिए प्लास्टर करने से पहले इन सरफेसेस पे हैकिंग जरूर करा लें। तीसरा, प्लास्टर में कॉलम, बीम और वॉल के जंक्शन पॉइंट पे और इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग के लिए जो हमने झिरी कटवाई हुई होती है उस एरिया में क्रैक आने के चांस काफ़ी होते हैं। इसीलिए इन एरियाज में प्लास्टर करने से पहले मुर्गा जाली या फाइबर मेश का इस्तेमाल जरूर करा लें। चौथा, सीमेंट सैंड का रेशियो। बिल्डिंग के एक्सटीरियर में प्लास्टर करने के लिए आपको 1:4 के सीमेंट सैंड रेशियो का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि अगर आप 1 पार्ट सीमेंट लेते हैं तो 4 पार्ट सैंड को यूज करें। लेकिन इंटरनल स्पेसेज में आप 1:6 के रेशियो के सीमेंट मोर्टार का इस्तेमाल करें। सीमेंट प्लास्टर में अगर आप किसी भी तरह की डिजाइन का काम करवा रहे हैं तो उसके लिए आप 1:4 के ही रेशियो का इस्तेमाल करें, ताकि आपके डिजाइन के एजेज को स्ट्रेंथ मिल सके। पांचवा, प्लास्टर की थिकनेस इंटरनल वॉल्स पे 12 से 15 mm रखते हैं, सीलिंग पे 6 से 8 mm रखते हैं और बिल्डिंग के एक्सटीरियर वॉल पे 20 से 25 mm तक रखते हैं। छठा, अगर आप प्लास्टर में ग्रूव बनवाना चाहते हैं तो आपको 10 से 12 mm गहरा ग्रूव बनवाना चाहिए और आपको मिस्त्री से 10 से 12 mm थिकनेस का 2 कोट प्लास्टर कराना चाहिए। सातवां, बिल्डिंग के एक्सटीरियर में साइड वॉल्स पे कॉलम, बीम और ब्रिक वर्क के जंक्शन पे अगर आप ग्रूव बनवा देते हैं तो अगर बाई चांस कोई क्रैक आ भी जाता है तो वो ग्रूव के बीच में ही रहता है, उससे बाहर नहीं जाता। आठवां, प्लास्टर के सेट होने के बाद आपको पोर्टेबल वाटर से 7 दिनों तक क्यूरिंग या तराई करानी चाहिए। अगर कभी प्लास्टर के सेट होने से पहले आपने तराई कर दी, उसकी वजह से आपके प्लास्टर की फिनिशिंग खराब हो सकती है। नौवां, प्लास्टर के लिए जो भी मोर्टार बनाया जाता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टर की पूरी स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए मोर्टार को आधे से 1 घंटे के अंदर यूज कर लेना चाहिए।
10वां, जहां भी आपको दीवारों पे टाइल या पत्थर बाद में लगवानी है, आप पहले ही मिस्त्री को वहां बता दें ताकि वो प्लास्टर को रफ कर दे, जिससे बाद में लगने वाली टाइल या पत्थर को प्रॉपर ग्रिप मिल सके। 11वां, स्कर्टिंग की जगह पे फ्लोर से 6 इंच हाइट तक आप प्लास्टर को कटवा दें, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। ऐसा करने से स्कर्टिंग की टाइल की सरफेस प्लास्टर सरफेस से मैच कर जाएगी, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। 12वां, बिल्डिंग के एक्सटीरियर एरियाज या इंटरनल नमी वाले वॉल्स पे आप प्लास्टर के वक्त वाटरप्रूफिंग केमिकल का भी इस्तेमाल करा सकते हैं, जिससे वो बेटर वाटर रेजिस्टेंसी देगा। इन सारी बातों पे ध्यान देकर आप अपनी बिल्डिंग में एक अच्छा और ड्यूरेबल प्लास्टर करा सकते हैं और फ्यूचर में आने वाली प्लास्टर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ यूजफुल जानकारी मिली हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके करीबी लोग भी इन सारी जानकारियों का फ़ायदा उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।